गुड आफ्टरनून भी। तो आज हम करेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया भाई, वैदिक काल की शुरुआत की थी हमने। किसकी? वैदिक सभ्यता की। उसके अंदर कौन सा काल पढ़ा है? ऋग वैदिक काल को पूरा पढ़ लिया भाई। कुछ बताओगे भी ऋग वैदिक काल के बारे में? आप नहीं बताओगे? समय बताओ इसका भी। काल 1500 से 1000। नामकरण ऋग्वेद के कारण, क्योंकि ऋग्वेद है कहा जाता है भी उनका समय क्या था ऋग्वेद का? 1500 से। ठीक है, और समाज कैसा था भाई? ग्रामीण था, शहरी था? ग्रामीण था। और राजनीतिक संरचना कैसी थी? बहुत सारे मैंने देखो, वर्ण व्यवस्था समाज में आएगी। राजनीति में क्या आएगा भी, वहां पे कैसी कौन कौन सी संस्थाएं थी। ठीक है, प्रमुख लोग थे, उनके नाम क्या थे। ठीक है, कृषि के बारे में पढ़ा था हमने अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, और सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में क्या आएगा भी, धर्म वगैरह के बारे में पढ़ा था, देवी देवताओं के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये एक ये ध्यान रखना है भाई, कोई भी टॉपिक जब आपको पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक कोई सा भी हो, चाहे वो मौर्य काल है, चाहे वो गुप्त काल है, मुगल वंश है, कोई भी हो, इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। हमें क्या होना चाहिए, उसके समय का पता हो, नाम का पता हो। नाम कैसे, जैसे आगे वंश आएंगे तो वंश में क्या रखना है भी, नाम भी देखेंगे किसके नाम पे रखा गया है, और उसका जो प्रमुख था वो जिसने स्टार्टिंग में रखा था उसका जिक्र करेंगे हम भी, वो कौन था, कहां से आया था, उसके बारे में। क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, अभी ग्रंथों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, आगे वंशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उस वक्त का समाज कैसा था याद रखना है। तो याद रखने का तरीका भी ये है, हम क्या रखेंगे, पाषाण काल के समय में समाज कैसा था, वैदिक काल में कैसा था, उत्तर वैदिक में कैसा हो गया, गुप्त काल में कैसा हो गया, मौर्य में कैसा रहा, या जब महाजनपद थे तब कैसा रहा, जब बौद्ध धर्म वगैरह आएंगे तब समाज कैसा होगा। तो ऐसी चीजें इकट्ठी करोगे तो क्या वो चीजें याद अच्छे से रहेंगी। ठीक है, सारों में यही देखना है, उस वक्त का राजनीतिक, उस वक्त की कृषि और सांस्कृतिक जो अवधारणाएं थी उसके बारे में भी, किस समय में कौन से देवता को ज्यादा पूजनीय माना जाता था। ये चीजें क्या करनी है, हमें देखनी है हर काल के अंदर। कोई भी समय हो, किसी भी वंश के बारे में, तो चीजें इसी तरीके से हमने देखनी, याद ऐसे ही करनी, इसी सीक्वेंस में। ठीक है, अलग अलग देखो, कई सारी बुक में क्या होता है, लाइन वन लाइनर देते हैं, वो ऊपर लिख दिया जैसे वैदिक काल, पूरी उसकी है ऐसे डिटेल सारी, हमें कहीं नहीं पता भी उनमें से कौन सी जो लाइन है वो समाज से जुड़ी हुई है, कौन सी राजनीति से जुड़ी हुई है। एक जगह चीज इकट्ठी रखोगे तो क्या होगी, वो आसान से, थोड़ी आसानी रहेगी याद करने में उसको, और ढूंढने में क्या रहेगी, आसानी। ठीक है, तो वैदिक काल के बारे में और ऋग वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम किसकी बात करेंगे, उत्तर वैदिक। समय क्या रहेगा अभी, 1000 से अच्छा सर 1000 से 600 ईसा। किसका समय काल है, उत्तर वैदिक काल का। ये मैंने आपको बताया है भी, पहले काल में और दूसरे काल में जब अंतर पैदा होगा तभी क्या होगा, वो काल क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अगर सेम ही चल रही है तो हम किसको, उसके पूरे को
एक ही लय में पढ़ेंगे। अगर समाज में, ठीक है, राजनीति में कोई अंतर आ रहा है तो क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे भी, अलग अलग तरीके से भी, एक काल को अलग तरीके से, दूसरे को अलग तरीके से। अच्छा, पहले हमें पता था भाई, जो पहला काल हमने पढ़ा है पूरा ऋग्वैदिक काल, वो किसके आधार पे था, ऋग्वेद के आधार पे। ठीक है, किसके आधार पे? अब इसमें क्या होगा, अभी इसके अंदर, किसके अंदर, उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, अभी जो चीजें हमने क्या की है इस समय में बनी है, उसके आधार पे क्या होगा, पूरा का पूरा क्या है, उत्तर वैदिक काल चलेगा। यहां पे कौन कौन सी बनी है अभी, जैसे 3 और वेद बच गए, कितने वेद और 3, ऋग्वेद हमने पढ़ लिया। अच्छा ये देखो भाई, ऋग्वेद है अब तक जो हम पढ़ रहे हैं लिखा हुआ नहीं है, अब तक जहां तक हम पढ़ रहे हैं भी 620 तक भी क्या है, लेखन नहीं आया है। समझ रहे हो मेरी बात? अभी चीजें कैसे चल रही हैं, श्रुति और स्मृति पे, दो चीजें होगी। क्या होती हैं अभी, श्रुति और स्मृति। स्मृति होता है याद करना किसी चीज को, ठीक है, स्मरण जिसको बोलते हैं आप, बार बार चीजें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एक प्रमुख व्यक्ति है वो बता रहा है, चाहे जैसे कोई, जैसे ब्राह्मण है, उनका काम क्या था, शिक्षा देना। शिक्षा को एक व्यवसाय के तरीके से पहले नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोग क्या है, शिक्षा को क्या बना लेंगे, व्यवसाय बना लेंगे। कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण ही केवल पढ़ाएंगे पूरे उत्तर वैदिक काल में सभी को। जो शिक्षा दीक्षा का काम है किसके पास रहेगा, ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण उनके पास जो शिष्य आते हैं वो उनको क्या करेंगे, श्रुति सुनाएंगे, पास बैठा के। उपनिषद नाम सुना है आपने, उपनिषद, आगे आएंगे तब पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। तो श्रुति का क्या मतलब है, श्रुति मतलब सुनाना किसी को। मैं हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो आप क्या करोगे भी, जितना भी है कोशिश करोगे भी सुन के याद करने की कोशिश करोगे। तो श्रुति और स्मृति का सिस्टम था, टीचर पढ़ाते थे, अध्यापक पढ़ाते थे, जो शिष्य थे वो क्या थे, सुनकर उन चीजों को याद करते थे। जैसे ही आगे फिर वो क्या है, नेक्स्ट पीढ़ी पे उन्हीं के तरीके से गए, वो चीजें चलती रहती थी। लेखन का आविष्कार नहीं हुआ, आगे जाके लेखन आएगा भी, बाद में पांडुलिपियां, ताम्रलिपियां लिखी जाएंगी, तब क्या होगा, इनका संकलन होगा सारों का, ऋग्वेद का और किसका, बाकी जो वेद हैं वो सारे, और जितने भी ग्रंथ बाकी बच गए हैं उन सारों का। तो 3 वेद कौन कौन से, सामवेद और यजुर्वेद और कौन सा, अथर्ववेद। इन तीनों का संकलन होगा किस काल में, मतलब लिखा कहां जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। दूसरा क्या होगा, जितने भी ग्रंथ और हैं जिनको, जो ब्राह्मण साहित्य है वो ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, उपनिषद, ठीक है, वेदांग, ये सारी चीजें भी क्या है, इसी काल में लिखी जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांग। अब जितना समय इन चीजों को लिखने में लगा, ठीक है, और जितनी जानकारी समाज की और चीजों की है वो सारी किसमें है, उत्तर वैदिक काल में। आ गया समझ में इतना? भाई ऋग्वेद में तो केवल एक ही था, ऋग्वेद के आधार पर समाज को देखा जाता है, ऋग्वेद में क्या क्या लिखा हुआ था, कैसे कैसे चीजें थी। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद और साथ में जो ब्राह्मण ग्रंथ और भी हैं, इसमें आर्णक भी आएंगे भाई, जब हम पढ़ेंगे जिस वैदिक साहित्य में करवाऊंगा पूरा, तो उसमें सारा बताएंगे भी, ऋग्वेद के बारे में भी 3 वेद बच गए वो भी, और ये सारे उपनिषद वगैरह जो, ठीक है, कौन से जो वेद है उसके साथ कौन सा उपनिषद जुड़ा हुआ है, कौन सा उपवेद जुड़ा हुआ है, तो ये चीजें सारी हम आगे करेंगे। तो परिवर्तन क्या आया इसके अंदर,
बोर्ड भाई थोड़ा एक बार है ना मेरे लिए नया है ये, ठीक है, एक दो बार यूज करेंगे तो सीख जाएंगे थोड़ा, कोई नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक पहला अंतर तो यही आ गया भाई, कौन सा भी, उस वक्त क्या था, ऋग्वेद, और इसमें क्या आएंगे 3 वेद, बाकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो, उसके अलावा उपनिषद वेदांग वगैरह ये, ठीक है। पता चल गया अभी हमें भी संकलित ग्रंथ कौन कौन से थे जिनके अंदर जानकारी मिलती है, वो हमने देख लिया। अब क्या है भी, प्रमुख क्षेत्र कौन सा था, ठीक है, प्रमुख क्षेत्र कौन सा, अब ये जो इलाका है उत्तरी गंगा, अच्छा ये बताओ गंगा किस साइड बहती है, इस साइड या इस साइड, उत्तर भारत में, उत्तर भारत की प्रमुख नदी है गंगा, तो कहां बहेगी, उत्तर में। तो ये जो इलाका है इसमें यहां पर, ठीक है, ये सारा यहां पे क्या रहेगा, प्रमुख जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा, उत्तर वैदिक काल का। इसको बाद में क्या धीरे धीरे आगे भी चला गया, अभी पूर्व की साइड भी क्या गए, ये तो मुख्य हो जाएगा, कौन सा, मुख्य भूमि रहेगी किसकी, उत्तर वैदिक काल की। कालांतर में भी समय के साथ साथ क्या होगा, ये किस साइड चले जाएंगे, पूर्व की तरफ आगे और बढ़ जाएंगे भी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन कौन से होंगे, क्योंकि काल का विभाजन हमने किया है, तो किस आधार पे करेंगे, सामाजिक परिवर्तन जो हुए हैं उनके आधार पर, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन, इन आधारों पे क्या करेंगे हम, ठीक है। इस आधार पे हमने क्या किया है, उत्तर वैदिक काल को ऋग वैदिक काल से अलग किया है। ये जो परिवर्तन है इन्हीं आधारों पे क्या है, हमने इसको अलग समाज की या अलग काल की संज्ञा दी है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, जो उत्तर वैदिक संस्कृति है, ठीक है, ऋग्वेद है और उसके बाद उत्तर वैदिक जो संस्कृति है, उनके बीच का जो युग है, क्योंकि हमें पता है ऋग्वेद में लोहे का ज्ञान नहीं था, उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, लोहे का ज्ञान हो जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं हो लेकिन एक पॉइंट पे आके बीच सी में आके क्या होगा, ज्ञान हो जाएगा इनको, किसका, लोहे का। तो इसको क्या कहेंगे हम, लोह युगीन सभ्यता भी कहेंगे, किसको, उत्तर वैदिक सभ्यता। क्यों कहेंगे, क्योंकि कहा किसका यूज होने लग गया, लोहे का। पीछे हमने पढ़ी है जहां पर कांसा यूज हुआ तो उसको क्या कहा हमने, कांस्य युगीन सभ्यता। तांबा जहां पे यूज होता था उसको ताम्र युगीन, पाषाण जहां पे यूज होता था वहां पे पाषाणकालीन। तो यहां पे क्या शुरू हो गया, तो ये कौन सी होगी, लोह युगीन, ठीक है। और क्या ध्यान में रखना है, यहां पे आपको क्या मिलेंगे, चित्रित धूसर मृद भांड, ठीक है। पेंटेड ग्रे वेयर, अच्छा ये ध्यान में रखना, ये ना मिले आपको तो सीधा यही मिलेगा, अभी बुक्स में भी सीधा का सीधा मिलता है PGW। आपसे पूछ ले PGW कौन सी सभ्यता थी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे जो सल मिले हैं वो बहुत सारे मिले हैं यहाँ पे भाई, ठीक है। जो ये एरिया है कौन सा, ये वाला, ठीक है, इसमें खासकर कौन सा इलाका, जो ये पश्चिमी यूपी वाला इलाका है, कौन सा, पश्चिमी यूपी वाला इलाका, वहां पे क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं किसके, PGW के। और लगभग बोला जाता है भी कम से कम 700 स्थल ऐसे होंगे जो किससे जुड़े हुए हैं, PGW
डब्ल्यू से। अब ये नाम आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है ये? पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदवाड़। क्योंकि कई ऐसी चीजें चलती रहती हैं, अभी कई सारे शब्द ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश में थोड़ी आसानी होती है, तो वो क्या करते हैं, हम उसको वैसा याद करने की आदत डाल लेते हैं अपन। अच्छा, अब देखो जो सबसे प्राचीन अवशेष मिले हैं लोहे के, वो कहां पे मिले थे इस सभ्यता के वक्त में? 1000 ईसा पूर्व के आसपास, कर्नाटक में। लेकिन ये देखो अब कर्नाटक कहां पड़ता है? कल वाली क्लास किसने लगाई ज्योग्राफी की? एक लगाई थी। अच्छा, दूसरी क्यों नहीं लगाई? चलो कोई नहीं। अच्छा, ये कोशिश करना भाई, अगर आपको टाइम लगे तो उस वक्त ये कोशिश किया करो भी क्लास देखने की, ठीक है? क्योंकि साथ में डाउट्स सही से क्लियर हो जाते हैं, बाद में मेरे भी ध्यान में नहीं रहेगा कहां पे रुकना है कहां पे नहीं, ठीक है? तो कर्नाटक कहां पे पड़ेगा? ये कल मैंने उस क्लास में बताया है सारा। दक्षिण भारत में ये वाला इलाका जो है, इसको क्या कहेंगे आप? दक्षिण भारत, या फिर क्या कहेंगे वहां पे इसको? प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है? तो ये इलाका ये कौन सा है? कर्नाटक का। कर्नाटक कहां पड़ेगा? यहां पे दक्षिण भारत में नीचे की साइड। तो आपने ध्यान में रखना है भी यहां से क्या मिले हैं? लोहे के अवशेष। और अब देखो ये कहां से, टाइम पीरियड तो ऐसा ही है सेम ही, 1000 ईसा पूर्व के आसपास, लेकिन ये है कहां पे? कर्नाटक में। तो हम इसको कह नहीं सकते भी ये क्या होगा, उत्तर वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या मिले हैं फिर? 800 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के अवशेष मिले। कहां से? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में देखो ये सभ्यता थी, तो क्या होगा फिर भी? यहां पे क्या मिली है हमें? अवशेष मिले हैं किसके? लोहे के। तो हम कह सकते हैं भी लोहा, ये लोग हैं क्या यूज करते थे? लोहा धातु को यूज करते थे। तो यहां तक किसी को कुछ पूछना हो? आगे चलो। अच्छा, अब क्या है, जो लोहा है उसको क्या कहते थे भैया? श्याम भी बोला जाता था और अयस भी बोला जाता था। किसको? लोहे को। ये नाम है ना अपने याद रखने हैं भाई, क्योंकि ऐसे नाम पेपर में आते हैं, पूछे भी जाते हैं, ठीक है? श्याम भी बोला जाता था और अयस भी मिलता है, ठीक है? ऋग्वैदिक काल में अयस किसे कहा जाता था? तांबा और कांसा के लिए ऋग्वैदिक काल में एक शब्द यूज हुआ है, कौन सा? अयस। ये कल ही किया है अभी हमने। और साथ में क्या है भी, कृषि करने के लिए जो जगह यूज करते थे उसको साफ करने के लिए किसका यूज करते थे वो लोग? लोहे की कुल्हाड़ी का। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ऐसा कोई औजार मिला है जिसकी शेप कैसी है? अभी हम जो कुल्हाड़ी यूज करते हैं उस जैसी है। तो लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग हमें पता है हम किस तरीके से करते हैं, तो हम भी क्या अनुमान लगाते हैं भी वो लोग भी ऐसे ही यूज करते होंगे इस चीज को, ठीक है? कुल्हाड़ी पेड़ काटने के काम आती है, तो अंदाजा लगा भी ये लोग क्या है भी जो जंगल था। अच्छा, अब ये देखो भाई, पाषाण काल की जब बात करते हैं ना, ये सारा एरिया ना यहाँ पे बहुत सारा क्या था? जंगल था। ये ध्यान में, ऐसा अभी जो है वैसा नहीं था। अब तो कि पूरा उत्तरी हम पढ़ेंगे, जैसे भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे भारत की, तो ये पूरा इलाका है जो कौन सा? ये वाला, ये सारा किस में आएगा? हाँ, जो भारत का उत्तरी मैदानी भाग है उसके अंदर ये सारा एरिया, ठीक है? लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पर बहुत सारे जंगल थे, क्योंकि नदियों के आसपास क्या रहेगी?
जमीन उपजाऊ रहेगी, पानी की व्यवस्था रहेगी, तो साथ में क्या होगा, वहां पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे। इस वजह से बाद में धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, उनको काटना शुरू कर दिया। तो काटने के लिए किसका यूज करते थे वो, लोहे की कुल्हाड़ी का। ठीक है, अब जितने भी वेद है उनको संहिता कहा जाता है। अभी ये ध्यान में रखना है, ऋग्वेद संहिता, ठीक है, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता। तो आपसे पूछ ले भी संहिता क्या होती है, क्या पूछ ले, संहिता क्या होती है, तो आपने ध्यान में रखना है वैदिक मंत्र और जो सूक्त लिखे गए हैं, वैदिक मंत्रों का संग्रह, उसको क्या कहते हैं, संहिता। अब वैदिक वेद ऋग्वेद भी है और सामवेद वगैरह ये भी क्या है, वेद है। उपनिषद है, उनको संहिता नहीं कहा जाएगा। ठीक है, केवल वेदों को क्या कहा जाएगा, संहिता। अच्छा, अब देखो भी यहां से क्या मिला है हमें, क्या मिले हैं, चित्रित, धूसर, मृदभांड। इंग्लिश क्या बताई मैंने आपको इसकी, PGW। और भी नाम आएंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे हम, बर्तनों के नाम। ठीक है, काले व लाल मृद भांड आएंगे, ठीक है, सीधे लाल आएंगे, गेरुए रंग के आएंगे, तो उनके नाम भी ऐसे याद करेंगे अपन, क्योंकि नाम ऐसे ही आते हैं। ये नहीं आता पेपर में, चित्रित धूसर मृद भांड बहुत कम लिखा मिलेगा आपको, PGW ही मिलेगा, और बुक्स में भी PGW ही आता है। एक बार लिखेंगे वो स्टार्टिंग में, बाद में सारों में क्या है, PGW। ठीक है, तो वहां से क्या मिले आपको, कौन कौन से रंग के, भूरे रंग के, साथ में क्या है वो चित्रित हैं, और किसके बने हुए हैं, मिट्टी के। क्या क्या मिला है, कटोरे व थालियां। ठीक है, बर्तन में आपसे पूछ ले प्रमुख बर्तन कौन कौन से थे, तो क्या थे, ये मैंने आपको बताया था पहले भी ये चीजें क्यों बनेगी, जब ये कहा जाता है, कहावत है भी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता होगी आविष्कार अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी लगा लो, अब खेत में काम करते हैं हम, आज की जो खेती है और आज से 10 साल की जो खेती है, उसमें मशीनों का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी आज से 10 साल पहले क्या था, ज्यादातर काम किससे होता था, हाथों से होता था। अब क्या है, धीरे धीरे मशीनों से। वही काम बच रहे हैं जहां पर मशीनें यूज हो नहीं सकती। अगर मशीन यूज होने वाली जगह है वहां पे मशीन यूज हो रही है। ठीक है, जैसे एक आविष्कार अभी किया था नरमे की चुगाई का, लेकिन वो क्या है, सफल नहीं हो पाता अभी अपने यहाँ पे। ठीक है, एक बहुत बड़े लेवल पे खेती हो वहां पे तो क्या है, वो संभव है। वो क्यों है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखना आप, वहां पे क्या है भी, किसानों के पास हजार एकड़ जमीन होती है, तो वो क्या करते हैं, जैसे फसल लगा दी नरमे की, वो पूरी एक बार में पूरी तैयार कर देंगे उसको, पत्ते वत्ते झड़ जाएंगे उसके, फिर वो क्या करेंगे, मशीन लेके जाएंगे। वो जो अभी आप एक दो जगह की भी गई थी यूज, लेकिन वो कामयाब नहीं है। क्यों, आप क्या करते हैं, एक बार, फिर 2 बार, 3 बार, ठीक है, चुगाई चलती रहती है। लेकिन वो क्या करते हैं, पूरी फसल को सुखा के एक ही बार में क्या करते हैं, पूरी चुगाई। वो उसके लिए कामयाब है। दूसरा क्या है, हमारे पास यहाँ पे जमीनें भी क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का भी मोस्टली ऑस्ट्रेलिया क्या है, सूखा पड़ा है, खाली पड़ा है। सोचा है कभी, देखा है, देखना जाके 70 से 75% ऑस्ट्रेलिया है वो रेगिस्तान है, केवल किनारों किनारों पे क्या है, शहर बसे हुए। और दूसरा ये भी जाना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ज्यादा घना है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम शहर है। ठीक है, देखना राजधानी कैनबरा, सिडनी, सारे एडिलेड वगैरह नहीं, सारे ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, पश्चिम की साइड मिलेंगे। इनकी भी एक ना वो फिजियोलॉजी होती है, उसके हिसाब से चीजें बनती हैं। वो कभी मौका लगा तो मैं आपको बताऊंगा ज्योग्राफी में भी ऐसी वहां की ज्योग्राफी क्यों है। ठीक है, भारत ऐसा देश है जहां पे आपको रेगिस्तान मिलेंगे, रेगिस्तान भी दोनों, ठंडे भी मिलेंगे और गर्म भी मिलेंगे। ये तो पता नहीं भी रेगिस्तान ठंडा भी है भारत में, गर्म भी है, पता हुआ है तो। रेगिस्तान क्या होता है,
जहां पे मिट्टी, टिब्बे हो या बर्फ के पहाड़ हो। बर्फ के पहाड़ तो हिमालय पे बहुत हैं, पूरा हिमालय बर्फ से ढका हुआ है। पूरा हिमालय को हम रेगिस्तान नहीं कहेंगे। रेगिस्तान की डेफिनेशन होती है जहां पे वनस्पतियों की कमी हो। रेत से या बर्फ से मतलब नहीं है, जहां पे वनस्पतियां न के बराबर हो वो क्या होगा, रेगिस्तान होगा। या कोई एक या दो ही ऐसी प्रजातियां मिलेगी पेड़ पौधों की या जानवरों की जो उस जगह पे सरवाइव कर पाएंगी, वो क्या होगा, रेगिस्तान। तो रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं और गर्म भी। और ये मैं बता रहा हूं आपको, ये डेफिनेशन भी आपको कहां मिल जाएगी, एनसीईआरटी में। रेगिस्तान को समझना है तो वहां पे लिखा मिल जाए रेगिस्तान किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, अभी हवा में तीर नहीं छोड़ रहा एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, अगर कोई अच्छे से पढ़े तो उसको। 42 पेज की किताब हो कोई आपको दे दी जाए, और किस लेवल के दिमाग की, जो 8 या 10 या 12 साल के बच्चे के दिमाग की है, वो आप 1 घंटे में पढ़ दोगे सारी, इतनी आसान भाषा में वो। तो कोशिश करना उसको, ये भी मिलेगा आपको, ये चीजें भी क्या मिलेंगी, छठी में पढ़ेंगे आप तो हो सकता है आपको उत्तर वैदिक काल बता दे, वो क्या बताए, समय ना बताए उसका। 7वीं में जाए तो हो सकता है उसमें समय ऐड और कर दे, 8वीं में जाके उसके समाज की जानकारी थोड़ी बहुत ऐड कर देंगे, 9वीं में जाओगे थोड़ा सा एरिया और बढ़ा दें। जैसे जैसे दिमाग बढ़ेगा लेवल भी क्या करते हैं वो किताबों का बढ़ाते रहेंगे। और जैसे आप +1 2 में जाओगे उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा 6 से लेके जो 10th तक हमने पढ़ा है उसको सारे को कंपाइल करके कहां डाल रखा है, +1 और 2 वाले में। एक सब्जेक्ट उठाओ, एक बार कोशिश करके देखो। जैसे चाहे कोई साइंस ले लो, चलो 6ठी की साइंस पढ़ी, 7वीं की पढ़ी, जैसे आप पढ़ोगे तो सबसे पहले एक स्टार्टिंग में प्राकथन वगैरह आते हैं, ठीक है, उसमें लिखा होता है, जो राइटर होता है वो लिखेगा भी हमने क्लास 6 में ये चीजें पढ़ी, अब हम इस क्लास 7th में ये चीजें उसमें और जोड़ के पढ़ेंगे। और जैसे ही चैप्टर आएंगे, चैप्टर में भी लिखा हुआ क्लास 6 में हमने उस चैप्टर में ये पढ़ा था, इससे आगे हम ये पढ़ेंगे। पढ़ के देखना उसको, अगर नॉलेज अच्छे से अगर ज्ञान लेना है तो एनसीईआरटी पढ़ के देखो एक बार। जो ये बुक्स बनाते हैं ना, सारी जो बुक्स बनी है वो बनाएगी एक दिमाग भी, सारे ये सोचते हैं भी इस बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता इस लेवल की होगी, उस हिसाब से बनाई जाती है किताबें। तो कटोरे और थालियां किस लिए बनाएगी, क्योंकि पहले थे जो लोग क्या थे भी घुमक्कड़ थे, खाना बदोश थे, एक जगह से गए दूसरी जगह से तीसरी जगह। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे जैसे कृषि आती रही, स्थायित्व क्या आने लगा समाज के अंदर, लोग क्या एक जगह घर बना के रहने लगे, तो स्थायित्व आया। तो खाने के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ने लगी, भी खाना बनाएंगे कैसे, पका के कैसे खाना है, तो पकाने के लिए बर्तन चाहिए, खाने के लिए थालियां। तो इस वजह से क्या है, बर्तनों का यूज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्या मिलेंगे आपको उत्तर वैदिक काल में, जो PGW के जो बर्तन है वो बहुत सारे मिलेंगे। और प्रमुख कौन कौन से मिलेंगे, कटोरे व थालियां मिलेंगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, ये जो नीचे दे रखे हैं अभी, कुरु, पांचाल, वसस और उसीनर, ये क्या थी, जनजातियां। अच्छा ये भी ध्यान में रखना है, अब तक राजे महाराजे हैं वो उस लेवल के नहीं है। जैसे राजा का नाम सुनते तो हमारे दिमाग में छवि आती है, भी राजा ऐसा होगा, सर पे ताज होगा, ठीक है, चमकीले कपड़े होंगे, ठीक है, 50-60 लोग उसके पास दरबार में बैठे होंगे। अब तक ऐसी छवि नहीं बनी है समाज में राजा की। अभी तक कैसी जीवन चल रहा है, कबीलाई जीवन चल रहा है। ठीक है, तो वैसे ही लोग जनजातियां थी वो ही प्रमुख तौर पे यहाँ पे रह रही हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे तक हमने चीजें ऐसे ही पढ़ी हैं अभी सारी। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके अब तक जो हमारे दिमाग को पढ़ाया गया हम उसी तरीके से सोचते हैं। नेता का नाम लेते हैं अभी भी, कांग्रेस का, भाजपा का, आप आम आदमी पार्टी का नेता होगा, नेता का नाम सुनते दिमाग में छवि किसकी बनेगी, पुरुष की। महिला कभी नहीं, कभी दिमाग में नहीं आता भी आम आदमी पार्टी का नेता, नेता सुनते ही
भी कोई आदमी होगा। नर्स है, नर्स का नाम बोलते ही क्या दिमाग में आएगा, भी कोई महिला होगी। नर्स लड़के भी होते हैं भाई, जरूरी नहीं है, ये प्रोफेशन का नाम है नर्स। बट हमारी एक मेंटेलिटी है कि क्या होगा, नर्स क्या होगी, महिला होगी। टीचर हैं, जैसे अपर लेवल की बात छोड़ दें आप, भी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को छोड़ दें, अगर आपको कहे भी नर्सरी में टीचर है तो दिमाग में क्या आएगा, कौन होगी, कोई मैडम होगी या कोई महिला होगी। क्योंकि ये हम पढ़ी ऐसे ही समाज ने हमें सिखाया है भी हमारे दिमाग में ऐसी मेंटेलिटी है। ठीक है, अच्छा इसको क्या कहते हैं, कभी पढ़ लेना भी, इसको कहते हैं बायस माइंड। ठीक है, इसको देखना भी, बायस माइंड क्या होता है भी, एक चीज थोप दी गई है, हम उसी तरीके से सोचते हैं। ठीक है, लड़कियां गाड़ियां नहीं चला सकती, लड़की स्कूटी नहीं चला सकती, ये दिमाग की, ये देखो आगे ना भी चला सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकती, ये अच्छा ऐसा नहीं है, लड़कियां एरोप्लेन तक भी उड़ाती हैं अभी। तो बस अच्छा पता क्या है भी, समाज की अवधारणा ऐसी है। तो बायस माइंड है, इसके बारे में देख लेना कभी आपको टाइम लगे तो। बट मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ता अभी, वैसे पढ़ लेता हूँ चीजें, बट साइकोलॉजी नहीं पढ़ता। ठीक है, साइकोलॉजी वाले ऐसे होते हैं, दर्शन शास्त्र के जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं ये पेन है ना, ये किसी भी चीज का नहीं बना, कोई किसी तत्व से नहीं बना, भी आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो ऐसा फील करा देंगे आपको साथ पास में बैठ के। तो ठीक है, तो मैं उस लेवल तक नहीं भी, जो अच्छे से जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं या जो दर्शन शास्त्र के जो लोग हैं बहुत अच्छे से, वो क्या है, इसको गायब करवा देंगे आपके सामने, आपके हाथ में होगा, आप सोचते हैं मैं तो ऐसे ही लिए बैठा हूं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ जनजातियां थी जो वहां पे प्रमुख थी। कुरु के बारे में कल हमने देखा था भाई, कुरु के बारे में बताया था कि नहीं बताया था आपको, क्या बताया था बताओ फिर, यस सर तो होगी, नहीं बताया, 10 राज्य युद्ध करवाया था अभी तुम देखो, अभी मैं हाँ करवा दूं आप लोगों की, 10 राज्य युद्ध करवाया था, किस किस के बीच हुआ था, सुदास और 5 आर्य और 5 गैर आर्य, उन्हीं में से एक कौन थे, पुरु थे। भरत और पुरु दोनों ने मिलकर किसकी स्थापना की, कुरु की। कुरु और पांचाल ने क्या किया, उत्तर की तरफ क्या किया, अपना शासन चलाया। अब आगे याद आ गई, करवाया था, रिवीजन नहीं करते भी, सबसे बड़ी दिक्कत है ये। चलो परसों करवाया तो है, इतना कन्फर्म है। ठीक है, तो इस एरिया में क्या रहेगा, कुरु का। ठीक है, ऊपर इस तरफ पांचाल, और जैसे हम महाजनपद पढ़ेंगे तो गांधार कंबोज वगैरह पढ़ेंगे सारे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, उत्तर वैदिक काल के बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, महाजनपद। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया भाई, भौगोलिक विस्तार, क्या भौगोलिक विस्तार है वो उत्तर वैदिक काल का। वो कैसा था, मुख्य क्षेत्र कौन सा था, जो गंगा घाटी है ऊपरी, वो क्या रहेगी, इसका मुख्य क्षेत्र रहेगी। बाद में क्या हो गया, ये किस तरफ चले गए, पूर्वी क्षेत्रों की तरफ। पूर्वी क्षेत्र कौन सा होगा, अभी भारत की तरफ बात करें तो अपन भी यूपी से आगे बिहार की तरफ। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं वो ज्योग्राफी वाली क्लास देख लेना, क्योंकि इनके नाम आएंगे तो आपको अंदाजा रहेगा भी हम किस तरफ किस दिशा में जा रहे हैं। बिहार की तरफ जाएंगे तो हमें पता होगा बिहार किस साइड है मैप के अंदर, भारत के नक्शे के अंदर। महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं तो मैं कहूंगा महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में आ जाएगा हम दक्षिण की तरफ बढ़ने लग गए अब। ठीक है, कुरु और पांचाल मैंने आपको बताया भी, कुरु का जो अनावरण वो किस तरीके से हुआ, भरत और
कौन सा भी? कुरु के बीच में, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? कुरु कबीला बनाया। कौन सा? कुरु। और कुरु और पांचाल ने मिलकर क्या किया? आगे जो ऊपरी गंगा घाटी है उस पे क्या किया? उन्होंने राज करना शुरू किया। और इन्हीं कुरु ने क्या बसाया? कुरुक्षेत्र की, जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है वो सारा किसने बसाया? कुरु कबीले ने, ठीक है। अच्छा, इसकी राजधानी क्या रही? हस्तिनापुर। नाम सुना है हस्तिनापुर का? कहां है अब हस्तिनापुर? नहीं पता भाई? अच्छा, दो चीजें करनी है आपने, एक तो हस्तिनापुर, एक इनको देखना है दोनों को भाई, ठीक है। आप घर जाके ढूंढना है भी आपको भी, अब ये दोनों चीजें कहां पे है? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। कल कौन सा सवाल दिया? कुछ दिया था कल आपको काम? कुछ नहीं बताया। परसों दिए थे वो तो ढूंढ लिए, ठीक है। अच्छा चलो कोई। अच्छा, जैसे पूर्वी क्षेत्र है, कौन से? जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पे जो प्रमुख कबीले हैं वो कहां रहेंगे? मगध, अंग और बंगा। ये जगह का नाम है। जैसे हम महाजनपद पढ़ेंगे तब इनके नाम आएंगे। मगध बहुत फेमस महाजनपद रहेगा। और अंग है अंगराज कर्ण। नाम सुना है? बोले अंगराज कर्ण, तो वो ये वही अंग है ये, ठीक है। और बंगा, इनके ये जो स्थल थे ये कौन से थे? उत्तर वैदिक काल के थे, लेकिन थे कहां पे? पूर्वी क्षेत्र की तरफ। किधर? पूर्वी क्षेत्र की तरफ। कौन कौन से? मगध, अंग और बंगा। हस्तिनापुर है। अच्छा ये बताओ भाई, एक घर बनाना उसमें ज्यादा समय लगेगा या एक पूरा शहर बनाने में ज्यादा समय लगेगा? शहर में लगेगा। तो क्या होगा भी, जो हस्तिनापुर है वो कहते हैं भी लगभग 900 ईसा पूर्व शुरुआत होती है और कब तक? 500 ईसा पूर्व तक इसका अस्तित्व रहता है। भी बनना शुरू हुआ कब? 900 थे, और 500 के आते आते लगभग क्या हो गया? ये अपने उत्तरायण पे आ गया। भी उत्तरायण समझते हो? ढलान पे। पीक पॉइंट क्या हो गया इसका? नहीं रहा। महाभारत का नाम किस किसने सुना है? महाभारत का सबने सुना है? चलो ठीक है। किसने लिखी? ये मैं करवा दूंगा, आपको बता दूंगा सारे। कोशिश करो एक बार देने की भी सवाल, जो इनके आंसर देने की। किसने लिखी थी? अच्छा, मैंने आपको बताया, आप जो भी दोगे आंसर वो किसी न किसी चीज का सही आंसर जरूर होगा। तो रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। महाभारत किसने लिखी थी? महर्षि वेदव्यास। और आपने नाम लिया पाणिनि। इन्होंने क्या लिखी थी भाई? पहली व्याकरण लिखी थी भाई। किसकी? संस्कृत की, ठीक है। संस्कृत की पहली व्याकरण किसने लिखी थी? तो वो किसने लिखी थी? महर्षि पाणिनि ने, ठीक है। क्या हो गया? एक तो हमने देखा भी जो भरत और पुरु कबीला था, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? कुरु कबीला। कुरु कबीले और पांचाल ने मिलकर कहां पे? उत्तरी गंगा घाटी पे क्या किया? राज किया। और ये क्या रहेगा? उत्तर वैदिक काल का प्रमुख क्षेत्र रहेगा। इसके बाद जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आगे बढ़ा भी 1000 से 800 आया,
700 आया, तो ये क्षेत्र कहाँ चलने लगे साथ में, जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पे भी क्या हुआ, कुछ स्थान मिलेंगे हमें किस काल के, उत्तर वैदिक काल के। और प्रमुख बात करें तो मगध और अंग, ठीक है। आपने लिख लिया, तो आपने लिख लिया तो प्रमुख हो गया वो, ठीक है। हस्तिनापुर के बारे में पढ़ा हमने, कब से कब तक, महाभारत किसने लिखी, कब लिखी गई, ये लिखी नहीं गई भी, जैसा लिखा गया उसमें बताया गया महाभारत इस काल के आसपास हुई होगी। लिखने का मतलब ये महाभारत क्या थी, महाभारत क्या था भाई, हाँ महाभारत का क्या था, एक युद्ध था, किस किस के बीच, कौरवों और पांडवों के बीच। क्यों हुआ था, जगह को लेके, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अभी वैदिक काल में क्या था, ऋग वैदिक काल में गायों के लिए युद्ध होते थे, और उत्तर वैदिक काल में स्थान या जमीन के लिए, ठीक है। अब कहते हैं कि दुर्योधन के पास कृष्ण जी जाते हैं, ऐसा लिखा वर्णन मिलता है कि जब युद्ध होने वाला था उससे पहले क्या है, श्री कृष्ण जी दुर्योधन के पास जाते हैं और उनको कहते हैं भी आप हमें केवल 5 गांव दे दो, ठीक है, भी केवल 5 गांव, मैं 500 पांडवों को उस 5 गांव पे भी मना लूंगा, भी युद्ध नहीं होगा, भी इस चीज पे क्या मैं उनको मना लूंगा, भी हम 5 गांव पे राज कर लेंगे, बाकी सारा जितना भी एरिया है आप सारा अपने पास रखो। तो दुर्योधन ने कहा भी मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो अगर वो 5 गांव दे देते तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। और कहते हैं इस युद्ध की वजह से क्या है, पूरा कौरव वंश वो खत्म हो गया था अभी, ठीक है। 100 भाई, उसके अलावा बहुत सारे ऋषि मुनि सेनाएं, ठीक है, वो सारी खत्म होगी किसका, एक युद्ध के अंदर। और कितनी जमीन के लिए, केवल 5 गांव जमीन के लिए। वैसे एरिया तो बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, 5 गांव पे मैं मना लूंगा पांडवों को, ठीक है। तो ये कब लिखी गई, 900, सॉरी कब हुआ था महाभारत का युद्ध, 900, ठीक है। अच्छा ये देखो, इनमें भाई थोड़ा सा क्या होता है भाई, आपस में डिबेट रहती है इन चीजों के लिए, तो जो दे रखा है वो हमें पढ़ना है, हमें आंकड़ों पे नहीं जाना। मैंने आपको पहले बताया भी हम शोध नहीं करेंगे किसी चीज के ऊपर, जो आंकड़े दे रखे हैं, जो आंसर माने गए हैं वो हमें क्या, हमें इस डिबेट में नहीं घुसना भी हस्तिनापुर तो 900 से 500 के बीच रहा, उत्तर वैदिक तो 1000 से 500 के 600 के बीच रहा, 950 में महाभारत का युद्ध कैसे होगा। सोचने को कुछ भी हम सोच सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना है भी, हमें अपना दिमाग उस लेवल तक रखना है भी एग्जाम में आ रहा है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। हमें डिबेट नहीं करनी है किसी के साथ, शोध नहीं करना है किसी भी चीज के ऊपर। शोध समझते हो भी एक ही चीज के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने भी हमें, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, जय संहिता, महाभारत, भारत, बहुत सारे नाम आएंगे महाभारत के, लेकिन कब, जब जरूरत पड़ेगी तब पढ़ लेंगे हम उसको, अभी नहीं। फिर क्या है, कुरुक्षेत्र मैंने आपको बताया किन्होंने बसाया, कुरुओं ने। अच्छा सरस्वती का जिक्र है वो उत्तर वैदिक काल में भी मिलता है। बाकी जो नदियां थी कौन कौन सी, जो सप्त सिंधु प्रदेश की हमने बात की थी, कौन कौन सी नदी थी। अच्छा ये 1 मिनट, आप नाम बताओगे कौन से जो ऋग्वेद में यूज किए गए थे, सीधे ही अब यूज करते हैं वो नहीं बताओगे। सिंधु, अस्किनी, हाँ, पुरुषणी, विपाशा, नदी तमा, हाँ, सतुद्री और दृष्टवती, ठीक है। कोश देखो, बार बार आपस में करोगे तो याद रहने लगे चीजें, ठीक है, कोशिश किया करो आपस में डिस्कस करने की।
सुबह वो आके क्लास लग रही है, ठीक है, जैसे आपको थोड़ा वो टाइम मिला आपस में, तो ये चीजें जो याद नहीं होती वो आपस में खेल लिया करो उनके साथ, भाई शब्दों के साथ, वो याद रहने लग जाएंगे। अच्छा, उत्तर वैदिक काल है, इसमें जो भारत है उसके कितने भाग बताए गए हैं? 3 भाग। प्रमुखता से कितने भाग? 3 भाग। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। कौन कौन से? आर्यावर्त, संविधान का। अच्छा, पॉलिटी की क्लास लगाते हो सारे? तो पॉलिटी में भारत के कितने नाम हैं? इतिहास, जो संविधान है हमारा उसके अंदर भारत के कितने नाम हैं? 2। कौन कौन से? भारत और इंडिया। कितनी बार जिक्र है इनका? भी भारत शब्द है वो पूरे संविधान में कितनी बार आता है? देखो, बात है सोचने की। पढ़ रहे हैं तो साथ में सोचना भी है। मैंने पहले ही बताया था भी कोई भी चीज है वो क्यों है, वो कैसे है, ये जब दिमाग में आ जाएगा तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इंडिया, इंडिया क्यों है भाई, और नाम क्यों नहीं दिया गया? ठीक है, बेफालतू के क्वेश्चन भी नहीं करने हैं, लेकिन जो टॉपिक चल रहा हो उससे रिलेटेड दिमाग में आना चाहिए थोड़ा बहुत, इतना दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं सोचना हमने, ठीक है, भाई इंडिया किसने रखा, कहां से आए थे, किस तरीके से किया था, भाई इतना ध्यान रखना। इंडिया है तो इंडिया क्यों, ठीक है, और कोई नाम भी हो सकता था भारत का, हो सकता था भाई, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना है थोड़ा, सोचोगे तो देखो 2 चीजें होती हैं। हम सारे किसान परिवार से आते हैं, ठीक है, एक कृषि ऐसी है जिससे डेली काम किया जाता है, पानी लगाया जाता है, और एक आपने संभाल के रख दी घर पे। तो उनमें दोनों में ना 6 महीने के बाद देखना चमक किसकी ज्यादा मिलेगी आपको। खेत में जिससे काम हो रहा है उसकी चमक ज्यादा मिलेगी, रख दिया उस पे क्या लग जाएगा? जंग। तो दिमाग ऐसा ही है, घिसोगे उतना ही तेज होगा। और घिसने का ये मतलब नहीं है शाम को जाके दीवारों पे ऐसे लग जाओ, ठीक है, ऐसे भी नहीं घिसना है। इतना ध्यान में रखना है भी चीजों को काम दो भी दिमाग को। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ठीक है, वो कुछ और ही सोचेगा। दिमाग को काम देते रहो, दिमाग काम करता रहेगा आगे से आगे, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? सुना होगा, ठीक है। एक व्यक्ति और भी हैं, ठीक है, निकोला टेस्ला। बहुत सारे लोग हैं वैसे तो, लेकिन भौतिक विज्ञान के आधार में हम बात करें तो जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन का रुतबा है वैसा ही एक व्यक्ति अभी जो आधुनिक समाज चल रहा है उसके अंदर भी एक व्यक्ति थे जिनका उनके जैसा ही रुतबा है भौतिक विज्ञान के अंदर। स्टीफन हॉकिंस नाम सुना है किसी ने? अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उसके लेवल का वैज्ञानिक होना बहुत बड़ी बात है। और आपको जानकर हैरानी होगी वो व्यक्ति चल फिर नहीं सकते थे, न बोल सकते थे। कौन? स्टीफन हॉकिंस। शुरुआती जीवन ठीक था उनका, लेकिन जैसे जैसे उम्र गई वो चेयर पे आ गए भाई। और पूरी आपकी जो लास्ट की जो थ्योरियां वगैरह दी है वो सारी किस पे दी उन्होंने? चेयर पे बैठ के ही दी हैं और बगैर बोले। तो दिमाग का है, दिमाग जितना यूज करोगे। एक बार मैंने पहले ही बताया था आपको भी जो आधुनिक जो फ्यूचर का जो मानव होगा उसका सर क्या होगा? बड़ा होगा। शरीर के अंग क्या होंगे? छोटे होंगे, क्योंकि सारा काम किससे होगा? दिमाग से होगा। हाथ पांव कम काम करेंगे, कम यूज करेंगे वो हाथ पांव का, सारा किसका? दिमाग का। कई सारे जैसे साइंस फ्यूजन की जो फिल्में होती हैं, लोग ऐसे हवा में क्या स्क्रीनें चलाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा भी, ऐसा दौर आ जाएगा भी चीजें क्या है, हम ऐसे ही हवा में ही क्या है सारी चीजें कर लेंगे। टाइप करना तो हवा में ही टाइप हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड पे
विजिबल भी नहीं होगा आपको, सीधा एक स्क्रीन होगी, आप टाइप करोगे, स्क्रीन पे वो चीजें टाइप होती रहेंगी। ऐसा समय आ जाएगा और ज्यादा समय नहीं लगेगा इस चीज को, क्योंकि दो चीजें चलती हैं, जो हमारी जो फिजिक्स है। अच्छा थोड़ा टॉपिक से हट जाएं भी एक बार 2 मिनट के लिए, चलो ठीक। फिजिक्स है जो हम पढ़ते हैं, और ये देखो भाई इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं, इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ इनको। वैसे मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, अभी मेरे को भी कोई फिजिक्स बनना है या कोई क्वांटम फिजिक्स मेरे को बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि बहुत ऊपर लेवल की बातें हैं। बस हमें ऐसा है भी चीजें इंटरेस्टिंग लगी तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा ली भाई। करंट में कहीं से कुछ मिल गया, हो सकता है कुछ आ ही जाए, पूछ ही ले एग्जाम में इससे, ऐसा ठीक है। तो जो अब हम जो फिजिक्स यूज करते हैं वो कौन सी है? न्यूटोनियन। जो न्यूटन के लॉ है उसके ऊपर जो फिजिक्स चलती है वो एक होती है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स और जो न्यूटोनियन फिजिक्स है उसके बीच में अभी तक हमने कोई ऐसा एक ऐसा तार या वायर या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया इन दोनों को हम क्या कर पाए, जोड़ पाए। जिस दिन इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, एक साथ जोड़ देंगे, उसी वक्त साइंस में चीजें एकदम से बदलेंगी, बहुत बहुत स्पीड से चीजें हो जाएगी। क्योंकि न्यूटोनियन फिजिक्स में कहा गया है भाई एक स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, उससे ज्यादा कोई चीज जा ही नहीं सकती, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है क्वांटम फिजिक्स और जो न्यूटोनियन फिजिक्स अगर उनको जोड़ देंगे तो हम शायद उस स्पीड ऑफ लाइट है उससे भी क्या चल जाएं, आगे चले जाएं, और फिर दूसरे ग्रह पे जाना, ठीक है, दूसरी गैलेक्सीज में जाना सेकंड का काम हो जाए। अभी तो इतने इतने साल लग जाते हैं, कब, जब ये दोनों फिजिक्स हैं। ऐसा कोई दौर आएगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इन दोनों के बीच में क्या कर लेगा, निकाल देगा कुछ ना कुछ इन दोनों का। तो जैसे ही वो आएगा साइंस एकदम से बदल जाएगी। औद्योगिक क्रांति सुनी है आप लोगों ने, ठीक है। यूरोप वाले इतने आगे कैसे चले गए बाकी सारी दुनिया से? क्योंकि जो क्रांति है वो औद्योगिक क्रांति भी, उद्योग लगने सबसे पहले कहाँ शुरू हुए थे? यूरोप वाले एरिया में स्टार्ट हुए थे। उन लोग वहां पे क्या वजह से उद्योग लग गए, लोग चीजें थी, कच्चा माल चाहिए था फैक्ट्रियों के लिए, लोगों की जरूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कॉलोनी बनानी शुरू कर दी, राज करना शुरू कर दिया, ठीक है। और पूरे विश्व पे उन लोगों का क्या हो गया, राज हो गया। सुना होगा फ्रांस। अब एक ये भी ध्यान रखना, जब आप यूरोप को पढ़ोगे ना तो छोटे छोटे देश हैं बिल्कुल, ये फ्रांस है। अब जैसे लंदन की बात करें आप, सॉरी इंग्लैंड की, इंग्लैंड हो सकता है अपने हरियाणा इतना ही हो, लेकिन इसने पूरे भारत पे राज किया। भारत पे नहीं, पूरे ब्रिटेन ने लगभग 70% विश्व पे कब्जा कर रखा था एक वक्त में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है बीच में, ठीक है। तो अब बात किसकी आई, नाम की। कितने भाग हैं उत्तर वैदिक काल में? 3। आर्यवर्त है, किस भाग को? उत्तरी भारत को क्या बोलेंगे? आर्यवर्त बोला जाता था। मध्य भारत को क्या बोला जाता था? मध्य देश। क्या बोला जाता था? मध्य देश। और दक्षिणी भारत को दक्षिणापथ। कई बार जिक्र आएगा किताबों में, आगे जैसे हम पढ़ेंगे टॉपिक्स के हिसाब से, तो वहां पे आएगा भी बहुत सारे राजाओं ने दक्षिणापथ को जीतने की कोशिश की, लेकिन वो जीत नहीं पाए। और वैसे देखें तो पथ क्या होता है? मार्ग या रास्ता। तो अगर वैसे सीधा देखें तो कैसा भी कोई मार्ग होगा दक्षिणापथ, लेकिन दक्षिणापथ क्या था? दक्षिण, पूरे दक्षिण भारत के लिए क्या यूज होता था, ठीक है। यहां तक किसी कुछ पूछना हो? नेक्स्ट है राजनीतिक संरचना भाई, किस समय की? उत्तर वैदिक काल की। भी राजनीति कैसी थी उत्तर वैदिक काल में? सबसे पहले तो क्या है भाई, राष्ट्र की अवधारणा आ गई थी। क्या आ गई थी? राष्ट्र की अवधारणा। इससे पहले राष्ट्र शब्द का जिक्र हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? भी लोग किस में रहते हैं सारे, कैसा जीवन जीते हैं? कबीलाई जीवन जी रहे हैं भाई, छोटे छोटे कबीलों में रह रहे हैं। धीरे धीरे ये कबीले क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, फिर इनके मन में क्या आएगा भाई, हो सकता है हम पूरा बड़ा साम्राज्य भी बना सकते हैं। तो राष्ट्र की अवधारणा किस में आएगी? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। फिर क्या हुआ भी, जो सभा थी और समिति, हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में,
सभा क्या थी? कुलीन वर्ग था, उनकी सभा क्या कहलाती थी? सभा। और जो साधारण लोग थे उनके लिए समिति। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में क्या था? अभी जो राजा थे उनके ऊपर एक तो ब्राह्मणों का, किसका? ब्राह्मणों का, और दूसरा जो ये चीजें हैं कौन कौन सी? एक सभा और एक समिति। इनकी इच्छा के बगैर क्या है, राजा कुछ नहीं कर सकता था भाई। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो क्या हो जाएगा? इनकी शक्तियां हैं किसकी? सभा और शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। खत्म नहीं होगी एकदम से, लेकिन क्या है? कम हो जाएगी। एक मैंने आपको बताया था विधत। क्या था विधत? मैंने 4 चीजें करवाई थी उस वक्त, सभा, समिति, विधत और गण। हाँ, गण कबीले को ही कहा जाता था। जनजातियों के लिए जो था वो क्या था? विधत था। तो विधत को क्या कर दिया? पूरी तरह खत्म कर दिया भाई। ठीक है, सभा और समिति का क्या रहेगा? उसके अवशेष बचे हुए हैं, लेकिन शक्तियां कम हो गई। विधत को क्या कर दिया इस वक्त में? पूरी तरह खत्म कर दिया गया भाई। इससे क्या होगा भाई? भाई जो लोग हैं जनजाति के, उनके अधिकार क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अब भी हम देखते हैं विधानसभा है, लोकसभा है, इसमें हम हमारे जो प्रतिनिधि उनको चुन के भेजते हैं भाई। किस लिए भेजते हैं? ताकि जो हमारे एरिया का प्रतिनिधि होगा वो क्या करेगा? हमारे एरिया की आवाज वहां पे उठाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? चुन के भेजते हैं। अगर विधानसभा ही खत्म कर दी जाए तो हमारी आवाज वहां तक पहुंच पाएगी भाई? तो इसलिए क्या हुआ? भी जो विधत खत्म करने के बाद क्या हुआ? जो जनजातीय लोग थे उनकी आवाजें क्या है? वो या उनके अधिकार कम कर दिए गए। राजा की शक्ति है वो क्या होगी? ज्यादा हुई या कम हुई? अब पहले देखो, पहले राजा को किस पे आश्रित रहना पड़ता था? सभा और समिति को। तो इनकी पावर कम कर दी गई, तो पावर किसके पास चली गई? राजा के पास। तो पावर किसकी बढ़ गई? राजा की। अच्छा, शक्ति बढ़ने का कारण, कोई तो कारण होगा भाई। शक्ति क्या होगी? बढ़ गई राजा की। कारण क्या रहा होगा? युद्ध हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं? युद्ध। प्रमुख कौन होगा? राजा। जीत हुई किसी इलाके के ऊपर, पहले क्या चुराई जाती थी? या जीत में क्या मिलता था? गाय मिलती थी। क्या मिलती थी? गाय। अब क्या मिलने लगा? भूमिदासियां नहीं हुई। क्या बोला था? अच्छा, चलो कोई नहीं। अब गाय की जगह क्या आ गई है? भूमि आ गई है। भूमि पर लोग रहते हैं तो वहां से क्या मिलेगी? धन संपदा भी मिलेगी कुछ ना कुछ। तो वो धन संपदा किसके पास आ रही है? जब पैसा आने लगा, धन संपदा ज्यादा होगी, तो पावर भी किसकी बढ़ेगी? राजा की। पहला कारण तो ये। दूसरा, राजा के साथ किसकी पावर बढ़ेगी? ब्राह्मणों की भी। किसकी बढ़ेगी? ब्राह्मणों की। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में क्या है? चीजें कर्मकांड शुरू हो गया। क्या हो गया अभी? क्या होता है कर्मकांड? हाँ, धार्मिक जो प्रवृत्ति थी या धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञ वगैरह, उनकी क्या होगी? संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, किसमें? उत्तर वैदिक काल में। अब यज्ञ वगैरह कौन करवाएगा? ब्राह्मण करवाएंगे। तो इनको मैंने पहले बताया, साथ में क्या मिलती थी? दान दक्षिणा मिलती थी। तो इस वजह से क्या होगा? ब्राह्मण भी क्या हो जाएंगे?
पावर में आ जाएंगे और साथ में राजा भी। ठीक है, पहले क्या थे, सारे जन थे, कबीले थे, विश और जन मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब कई सारे कबीले और जन मिलके क्या बनाने लगे, जनपद। जनपद एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा। आपसे पूछ, जन बड़ा था या जनपद बड़ा था, जनपद। जन मिलके क्या बनाएंगे, जनपद, और 5-6 जनपद मिलके क्या बनाएंगे, महाजनपद। फिर वो 16 नाम पढ़ेंगे हम प्रमुख, महाजनपद काल के समय भी प्रमुख जो नगर रहे थे। ठीक है, 16 उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन पे क्या हुआ, राजा ने क्या किया, अधिकार कर लिया किस पे, जनपद के अलावा जो 3 वर्ण और हैं। ठीक है, 3 वर्ण कौन से, इसके अलावा जो क्षत्रिय है, उसके अलावा वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, इनके ऊपर शक्ति किसकी ज्यादा होगी, राजा की। तो इस वजह से क्या हुआ, राजा ने अपनी पावर बढ़ाई, पावर के साथ क्या बढ़ा, सभा और समिति की पावर कम हुई, और ब्राह्मणों पे क्या हो गया, अंकुश हो गया, किसके हिसाब से, राजा के हिसाब से। ये हम आगे देखेंगे भाई क्यों अंकुश लगाया। क्षत्रिय लोग थे, उन्होंने भी जो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व बढ़ रहा था किसके अंदर, समाज के अंदर, वो अब जो राजा था, राजा कौन होगा उसका निर्धारण किस तरीके से होने लगा, क्या होता है वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी राज चलता रहेगा, भी राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा। वो कौन सी परंपरा है, वंशानुगत परंपरा। और एक ये भी ध्यान रखना आपने, पहले क्या था भी जो ब्राह्मण थे वो ज्यादा हावी थे किन पे, बाकी और जो वर्ण थे उनके ऊपर। अब क्या हो गया, राजा हावी हो गया है। इसमें लिखा भी गया एक जगह पे भाई भाई राजा है वो ब्राह्मण को हटा भी सकता है भी, किसमें, उत्तर वैदिक काल में ऐसी अवधारणा आ गई थी। फिर क्या था भी, राजा जैसे जैसे साम्राज्य बड़ा होता रहा तो राज्य ने क्या किया, उपाधियां भी धारण शुरू करनी। ठीक है, क्या किया, उपाधियां धारण करनी शुरू कर दी। तो प्रमुख उपाधियां थी कौन सी, एक राट, और एक राष्ट्र नहीं है ये, क्या है ये, एक राट। इन उपाधियों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, कब, जब हम महाजनपद में जाएंगे, वहां पे बहुत सारी उपाधियां आएगी। ठीक है, एक राट, सम्राट, महाराजा धीराज, ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी उपाधियां, उनका पढ़ेंगे उसको भी। एक राट किसे कहते थे, सम्राट किसे कहते थे, ठीक है, विराट किसे कहते थे, विक्रमादित्य किसे कहते थे, ये सारे नाम आएंगे आगे, तो इनको हम पढ़ लेंगे आगे। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो, क्या हो गया, बोर हो गए, ये एक स्लाइड कर देते हैं बस। ठीक है, क्या हो गया, हाँ आए, वो लगाएंगे क्लास भाई, सुरेंद्र सर भी। ठीक है, अभी हम एक बार जो महिलाओं के स्थिति चुनाव पढ़ते हैं उसको रोक देंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो महिलाओं की स्थिति थी, उसमें क्या ही भाई, कैसे कह सकते हो आप, मैंने आपको बताया था भी कोई भी अगर चीज देनी है तो आपको तथ्य साथ में पेश करना पड़ेगा। ठीक है, वो कोर्ट वाली बात है भाई, सबूत देने पड़ेंगे, बगैर सबूत काम नहीं चलेगा। हवा में कही हुई बात हम नहीं मानेंगे भी। मैंने पूछा है, लिख तो मैंने बहुत कुछ रखा है इस पे, मैंने पूछा भी महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अच्छी थी कि नहीं थी, ये बताओ पहले तो। अच्छी थी, ऋग वैदिक काल में अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा, गिरावट आनी। अच्छा ये भी नहीं एक ही दम हो जाएगी, शुरुआत का जो उत्तर वैदिक काल उसमें ठीक रहेगी, फिर धीरे 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 जब लास्ट में हम आएंगे उत्तर वैदिक काल जब ढलान पे होगा तब दशा क्या हो जाएगी, ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या रही है, गिरावट आ रही है महिलाओं की स्थिति में। अब अभी
क्या? देखो पहले 1 मिनट आप डिस्कस बाद में करना। मैंने पूछा है आपसे, ठीक है, भी महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई कि नहीं आई? आपने कहा हाँ कहा है, तो कुछ अंदाजे आपको लगाने पड़ेंगे पढ़ने से पहले, ठीक है, क्योंकि एक वो नहीं होता भी देखते हैं टॉपिक के बारे में आपको कितनी जानकारी है, ये भी तो होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे तब तो हमें श्योर हो ही जाएंगे हम भी गिरावट आ रही है तो क्या क्या कारण रहे हैं। उससे पहले भी अगर आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी है तो उसको भी आप यूज किया करो। आप ये कह सकते, देखो एक वजह से क्लास होगी, उसके बाद में डिस्कस करें आप इस चीज को, ठीक है। सभा थी, सभा कौन सी चीज थी? सभा किसको कहते थे? कुलीनों की, ठीक है, और इसमें केवल कुलीन वर्ग की महिलाएं क्या करती थी? हिस्सा लेती थी। समिति थी, उसमें भी क्या होता था? जो साधारण महिलाएं थी वो भाग लेती थी। इन दोनों में क्या कर दिया? इनको आने से मना, अनुमति बंद कर दी गई इनकी। सभा और समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में, जबकि हमने पढ़ा था ऋग वैदिक काल में ये भाग लेती थी इसके अंदर, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान जो थे उनमें भी क्या था भी? महिलाओं को इजाजत नहीं थी जाने की। तो ऐसे कुछ कारण रहेंगे जिसकी वजह से क्या पता चलेगा भी जो महिलाओं की स्थिति थी उसमें क्या होगी? धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो गई। और हमने पढ़ा था ऋग वैदिक काल में किसके बारे में? सती प्रथा और बाल विवाह के बारे में पढ़ा था। क्या कहा गया था वहां पे? थी या नहीं थी सती प्रथा और बाल विवाह ऋग वैदिक काल में? नहीं थी। एक पर्दा प्रथा भी नहीं थी। और साथ में क्या? विवाह की उम्र भी एक तय की गई थी भी 16 या 17 साल रही होगी। इसमें क्या हो गया? सती प्रथा भी आ गई और साथ में बाल विवाह भी होने लगे, ठीक है। कोई लड़की है अगर उसकी 10 वर्ष में शादी कर दें, भाई क्या कर दें? 10 वर्ष में शादी, तो उसके अधिकार क्या हो जाएंगे? अपने आप ही क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक है ऐतरेय ब्राह्मण, ये हम जब पढ़ेंगे ब्राह्मण वगैरह तब बताऊंगा ब्राह्मण क्या होते हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या? यहाँ पे ग्रंथ का नाम है ये ऐसे नहीं भी किसी ब्राह्मण का नाम था ऐतरेय, ठीक है। ये क्या है? ग्रंथ का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। उसके अंदर लिखा हुआ है अभी बेटियों को क्या बताया गया है? दुख का कारण, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है भाई। किसके अंदर? ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। तो इन चीजों से क्या पता चलता है? भी उस समाज में क्या हुआ? जो महिलाएं थी उनकी स्थिति में क्या होगी? गिरावट आनी शुरू होगी, ठीक है। कुछ पूछना हो इसमें? और साथ में 2 नाम याद रखने आपने, गार्गी और मैत्रेयी, ठीक है। ऋग्वेद काल था, उसमें मैंने आपको नाम लिखवाए थे 4। कौन कौन से? विषववारा, घोषा, लोपमुद्रा, अपाला, हाँ, 4 प्रमुख जिनके नाम हमने पढ़े थे कल। वो कौन से थे? ऋग्वेद के। उत्तरवेद के गार्गी और मैत्रेयी, ये भी उसी लेवल की विद्वान महिलाएं थी भी। कुछ लोग कैसे होते हैं भी समाज अगर उसको कितना भी रोक ले, कुछ भी कर ले, वो अपना काम कर जाते हैं भाई। उन्हीं में क्या थे? गार्गी और मैत्रेयी थी, जो महिलाएं थी जिनका जिक्र मिलता है भी ये बहुत बड़ी विद्वान थी उत्तर वैदिक काल में भी। एक नाम आएगा व्यक्ति का, याज्ञवल्क्य, ठीक है। इनके साथ क्या हुआ था? गार्गी का शास्त्रार्थ हुआ था भाई। क्या हुआ था? शास्त्रार्थ। ये बताएंगे शास्त्रार्थ क्या होता है भाई? क्या होता है पता है? एक साइड इस साइड खड़ा हुआ एक व्यक्ति, एक व्यक्ति इस साइड खड़ा हुआ, 8-10 लोग बैठे होंगे जो क्या पढ़े लिखे होंगे। वो क्या देंगे? एक क्वेश्चन देंगे,
पहले वो जवाब देगा, फिर उसी चीज पे वो दूसरा जवाब देगा। काम क्या होगा, जो नीचे बैठी हुई जो सभा होगी उसको क्या करना होगा, संतुष्ट करना होगा अपने आंसर से भी। उसको क्या बोलते हैं, शास्त्रार्थ। पुराने वक्त में या पुराने समय में होता था, अभी भी होते हैं शास्त्रार्थ भी, टेस्ट होते हैं वो शास्त्रार्थ ही हैं। या आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप क्या करते हो, जो अध्यापक है उसको क्या करते हो, अपने आंसर से संतुष्ट करते हो। हाँ ठीक है, मिलता है जो पुरानी जो मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो आज यहीं तक करेंगे भाई, कल हम इसको पूरे को क्या करेंगे, खत्म कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और फिर एक, अच्छा कल कौन सा डे है भाई, बृहस्पतिवार है, वीरवार है, कौन देखते हैं, कोशिश करेंगे भाई शनिवार को टेस्ट लेने की। बाकी मेरा मन है नहीं भी टेस्ट लेने का, आप लोग आते नहीं हो टेस्ट में, कम आते हैं टेस्ट में, कोई देखेंगे फिर। ठीक है चलो, ठीक है कोई नहीं देखेंगे, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना ही, और